हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके केमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पर चर्चा करेंगे, या हम एनवायरमेंटल सेगमेंट्स कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, तीसरा है लिथोस्फीयर स्थलमंडल और लास्ट है हमारा बायोस्फीयर जयमंडल। तो सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर की अर्थात वायुमंडल की। तो वायुमंडल जो है वो हमारा पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ गैसों का एक बहुत ही विशाल आवरण है, जो पृथ्वी का एक अंग भी है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए है। तो ये जो है हमारा वायुमंडल कहलाता है। हमारे जलवायु वैज्ञानिक क्रिचफील्ड के अनुसार वायुमंडल जो है वो अपने वर्तमान स्वरूप में 58 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व अर्थात कैम्ब्रियन युग में आया, और वायुमंडल को जो भार है वो 5.6 इंटू 10⁻25 टन है, और इसके भार का लगभग आधा भाग धरातल से 5500 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो वायुमंडल की जो लास्ट ऊंचाई है, जो अंतिम ऊंचाई है, वो 16,000 किलोमीटर से 32,000 किलोमीटर के बीच है। साथ ही साथ वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपकी कई सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन। इसके अलावा भी कई सारी हैं, ओजोन है, वाटर वेपर्स हैं। तो ये सब जो हैं मिलकर कहीं ना कहीं वायुमंडल का निर्माण करती हैं, जिसमें मुख्यतः आपकी जो हैं वो है नाइट्रोजन। ये बायोलॉजिकल रूप से जो है निष्क्रिय है और हैवी गैस है। इसका चक्रण वायुमंडल, स्थलमंडल और जयमंडल में अलग अलग होता है। ऑक्सीजन जो है वो भारी गैस का संघनन वायुमंडल के निचले भाग में है, ये प्राणदायिनी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों के लिए आवश्यक है। ओजोन भी जो है सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, इस वजह से आवश्यक है। साथ ही साथ इसके अलावा वाटर वेपर्स जो हैं वो वातावरण में नमी बनाए रहती हैं। धूल कण जो हैं इन्हें हम एरोसोल भी कहते हैं, और विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में आने वाले धूल कण जो है वो आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करते हैं। इसके अलावा इसकी जो संरचना है वायुमंडल की, इसके संरचना जो है कई सारे वैज्ञानिकों का योगदान रहा है इसको देने में, जिसमें सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है, इसका नाम का सबसे पहले प्रयोग तिग्रांश डी बोर ने किया था। ये सबसे निचली परत है, जिसका भार जो है संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 15% है, और धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई जो है 10 किलोमीटर है, और भूमध्य रेखा पर ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर है। इसके अलावा आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। ये क्षोभ सीमा से अर्थात ट्रोपोस्फेयर से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल कहलाता है। ये इस मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और संताप रेखाएं समानांतर ना होकर लंबवत होती हैं। इसके अलावा आपका है ओजोनोस्फेयर, मीजोस्फेयर भी है। मीजोस्फेयर जो है ये 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला वायुमंडलीय भाग है, जिसे हम मध्यमंडल अर्थात मीजोस्फेयर कहते हैं। इसमें तापमान में ऊंचाई के साथ ह्रास होता है, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान जो है वो -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और इस न्यूनतम तापमान की सीमा को हम मीजोपॉज कहते हैं। इसके अलावा थर्मोस्फेयर है हमारा, इसे नाम से ही है कि तापमंडल। थर्मोस्फेयर जो है ये, इसमें जो है हमारा, इसको हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पर ताप से जो संबंध है वो ये है कि ये जो है धरातल से 80 से 640 किलोमीटर के बीच आयन मंडल के बीच होता है। ये मंडल जो है कई आयनीकृत परतों में विभाजित होता है। इसके अलावा एक्सोस्फीयर जो है आपका वायुमंडल। एक्सोस्फीयर जो है ये सामान्यतः 640 किलोमीटर के ऊपर का मंडल है। यहाँ पर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इसके अलावा भी कई सारी आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, जिसमें आयनोस्फेयर्स है, आयन मंडल। आयन मंडल ये जो है ये भी धरातल से 80 से 640 किलोमीटर के बीच का स्तर है। इसमें अत्यधिक तापमान के कारण यहाँ पर प्रेशर जो है बहुत कम होता है, और ये यूवी फोटॉन्स जो होते हैं ये और उच्च वेगी कणों के द्वारा लगातार इन पर प्रहार होता है, जिससे यहाँ पर गैसों का आयनन हो जाता है। तो ये हमारा वायुमंडल के बारे में कुछ चर्चाएं थी। इसके अलावा
अब हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की, अर्थात स्थल मंडल की। स्थल मंडल जो है वो वास्तव में भूगोल और भूविज्ञान, ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली या चट्टान निर्मित जो परत होती है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर इसमें जो है कई सारे तत्व होते हैं, जैसे क्रस्ट होती है, मेंटल होता है, ये सबसे ऊपर की परत शामिल है जो कई टुकड़ों में विभाजित होती हैं और इन टुकड़ों को प्लेट कहा जाता है। तो ये प्लेटों से बनी जो संरचना होती है, इसका सबसे ऊपरी हिस्सा जो है विवर्तनिक प्लेटों की गतिविधियों से संबद्ध रहता है। ये पृथ्वी की कठोर भूपर्पटी की सबसे ऊपरी सतह है। इसकी मोटाई महाद्वीपीय और महासागरों में भिन्न भिन्न होती है। महाद्वीपों में 35 से 50 किलोमीटर और महाद्वीपों में 61 से 120 किलोमीटर होती है। स्थल मंडल जो है वास्तव में भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस सेल पदार्थों की परतें हैं। जीवमंडल का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसका निर्माण जो है तत्वों, खनिजों, शैलों और मिट्टी से हुआ है। स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% है और पृथ्वी के अंदर भी 3 मंडल पाए जाते हैं। ऊपरी मंडल को भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है अथवा और इसकी मोटाई 30 से 100 किलोमीटर होती है। और इसके अलावा क्रस्ट का जो निर्माण है वो मुख्यतः लोहे, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल, गंधक आदि से, कैल्शियम, एल्यूमिनियम से होता है। इसकी निचली सीमा जो है वो 29 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक है। इसके अलावा जो दूसरा इसका पार्ट है क्रस्ट का, उसको हम दूसरे मंडल को कहते हैं मेंटल कहते हैं। मेंटल जो है ये भी पृथ्वी की आंतरिक सतह है। इसके अलावा पर्वत, रेगिस्तान, अन्य जितने भी चीज़ें हैं वो सब जो है स्थल मंडल, एक तरीके से हम सामान्य रूप से कहें तो ज़मीन का जो भी हिस्सा है वो सब हमारा स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जल मंडल की, हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर तो सबको पता है कि पृथ्वी का 71% हिस्सा जो है वो जल ही है। सिर्फ 29% जो है वो स्थल मंडल के रूप में हमारे समक्ष है, जिस पर हम लोग निवास करते हैं। जल मंडल जो है पानी की परत से संबंध रखता है। तो पृथ्वी की सतह पर जितने भी महासागर हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, ये सब जलाशय हैं, ये सब जो हैं जल मंडल के अंतर्गत आते हैं। और मैंने पहले ही बताया कि पृथ्वी का 71% भाग पर जो है वो जल है और इसीलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। और ये जल जो है वो पृथ्वी पर कई रूपों में पाया जाता है। सतह जल फ्रेश वाटर के रूप में पाया जाता है, नदियों में, तालाबों में। इसके अलावा झरने, ओशियन, जितने भी हैं महासागर, वो सब जो भी हैं ये सब हमारे जल मंडल के ही अंतर्गत आते हैं। इसके साथ अब हम चर्चा करते हैं बायोस्फीयर की, जैव मंडल की। जैव मंडल जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा और शैल युक्त एक जीवनदायी परत होती है, जिसके अंतर्गत पादपों एवं जीवन जंतुओं का जीवन संभव होता है। और जैव मंडल में हर उस अंग का समावेश है पृथ्वी के जहाँ पर जीवन संभव है। जैव मंडल वास्तव में यही है कि जैव मंडल हम वहाँ पर विकसित करते हैं। जैव का अर्थ ही है कि बायो, अर्थात जिसमें पेड़ पौधे और जैव जंतु सभी लोग सम्मिलित होते हैं। तो ये एक परिवेश निर्मित करते हैं जहाँ पर दोनों प्रकार के लोगों के जीवन जीने की संभावनाएं होती हैं। पृथ्वी के धरातल से लेकर बहिर्मंडल वातावरण को भी हम जैवमंडल कहते हैं। और जैवमंडल जितने भी अभी हमने पहले पढ़े, जैवमंडल के अंतर्गत ये सारे मंडल आपके आते हैं, तीनों, मुख्यतः स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो इस तरीके से जैवमंडल में जितने भी प्राणी हैं, समस्त प्राणी जगत, चाहे वो जंतु हो चाहे पौधे हो, जन्म लेते हैं और विकसित होते हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं इन्हीं के माध्यम से ही हम पृथ्वी पर जीवन यापन कर पाने में संभव हैं। जैवमंडल के अंतर्गत जितनी भी छोटी से छोटी इकाई, चाहे वो पेड़ पौधे की हो, चाहे मनुष्य की हो, चाहे जानवरों की हो, वो सब इसमें आ जाते हैं और अपने जीवन को संचालित करने के लिए
और यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिक तंत्र, उसमें जैव मंडल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जितने भी मुख्यतः ये दो जो अंग हैं इसके प्राणी जगत, जिसमें जंतु और पौधे दोनों आते हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, भोजन के रूप में, निवास करने के रूप में। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं पूरा संपूर्ण जितने भी मंडल हैं हमारे, जितने भी सेगमेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, इन सभी पर एक दूसरे को निर्भर रखते हैं। जल मंडल स्थल मंडल की उपयोगिता रखता है, स्थल मंडल जल मंडल की उपयोगिता रखता है, जैव मंडल इन सबसे मिलकर बना होता है। तो जाहिर सी बात है कि एक आपसी संतुलन बनाए रखना किसी भी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये चित्र में जैसे आप देख भी रहे हैं कि बायोस्फीयर हमें पूरा दिखाई दे रहा है। ये सब मिलकर जो है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सब मिलकर जो है वो बायोस्फीयर का निर्माण कर रहा है। जैसे कि हम वायु में देख रहे हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर भी हमें दिखाई दे रहा है चित्र में। जहाँ पर मकान बने हैं वहाँ पे लोग निवास करते हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब हमारे एक तरीके से जैवमंडल के अंतर्गत आते हैं। पानी की संरचना जो हमें दिखाई देती है वो जलमंडल की संज्ञा प्राप्त हो रही है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल को मिलाकर हमें जैवमंडल का निर्माण करके देती है। इसके अलावा एक बहुत ही छोटा सा आपका टॉपिक है ब्लैक रेन। ब्लैक रेन मैं आपको बहुत ही पहले भी बता चुका हूँ कि वास्तव में ब्लैक रेन क्या है। इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्टली जो मैंने पिछले वीडियो में आपको एसिड रेन के बारे में पढ़ाया था, उसी से मिलती जुलता इसका भी एग्जाम्पल है कि वास्तव में ब्लैक रेन क्या है। तो हमारे पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं, प्रदूषित हो जाना, वर्षा का प्रदूषित हो जाना और उसका रंग में परिवर्तन हो जाना एक तरीके से काली वर्षा कहलाती है। क्योंकि प्रदूषण का अर्थ है कि धुएं के द्वारा काला हो जाना, उसमें विषैले कणों का हो जाना। तो ये कहीं ना कहीं विषैले होकर या प्रदूषित होकर हमारी जो वर्षा है उसको भी प्रभावित करते हैं। और इसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जापान में जो है वो काली वर्षा कई बार रूप ले चुकी है। क्यों? क्योंकि जो हमने मतलब एक तरीके से जो मनुष्यों के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम का वो किया गया था, गिराए गए थे, जिसकी वजह से वहाँ की वहाँ का जो वातावरण था, जो पर्यावरण था, वो एक तरीके से प्रदूषित हो गया था। तो इसलिए वहाँ पर जो वर्षा हो रही थी वो काली वर्षा के रूप में हो रही थी। तो ये जितने भी आपके प्रदूषण रहित कण हैं, ये सब मिलकर वास्तव में जब वाष्पीकरण, ये एवेपोरेशन वाली जो प्रोसेस है उसके तहत ऊपर जब जाते हैं और जब वहाँ से वर्षा होती है तो वो कहीं ना कहीं जो आसपास का उसके वातावरण है वो कण मिलकर पानी को काला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो काली वर्षा का रूप ले लेता है।